हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारा जीके का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ लोग हैं इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज जॉन्डिस अफेक्ट? पीलिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया है लीवर, यानी इसे बोलते हैं यकृत। दूसरा किडनी, यानी दिया है वक्र। तीसरा ऑप्शन दिया है हार्ट और चौथा दिया है लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो पीलिया है वो लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारे शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, पीलिया मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया एक वायरस से होने वाला रोग है। तो पीलिया किसके कारण होता है? तो पीलिया वायरस से होने वाला रोग है। अब देखिए यहाँ पर कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो जो वायरस से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है कि मेरे पोपो एट्रक चीख छोड़ गई, मेरे पोपो एट्रक चीख छोड़ गई। अब देखिए, मां से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस है किसको इफेक्ट करता है? तो ये हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रे से हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा? रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ओ से हो जाएगा पोलियो। ओ से यहाँ पर हो जाएगा पीलिया। ए से हो जाएगा एड्स, जो वायरस के कारण होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण क्या होता है? एड्स। रे से हो जाएगा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ये आंख की बीमारी है। चे से हो जाएगा चेचक। खा से हो जाएगा खसरा, मिजल्स। छो से हो जाएगा छोटी माता। ड से हो जाएगा डेंगू। ग से हो जाएगा गलसुआ, मम्स। और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर मेरे पोपो एट्रक चीख छोड़ गई, और सारे के सारे रोग आपको एक बार में याद हो जाएंगे कि कौन कौन से रोग वायरस से होते हैं। तो इसे जरूर आपको नोट डाउन करना है इस ट्रिक को। चलिए, अगर हम बात करें किडनी, तो किडनी का काम होता है क्या करना? ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को क्या करना? छानना। क्या करना? छानना। जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या करता है? छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152, पहाड़ों में प्राकृतिक अंतराल जो मार्ग प्रदान करते हैं कहलाते हैं? नेचुरल गैप्स इन माउंटेन्स विच प्रोवाइड पाथ आर कॉल्ड। यानी जो दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी खाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सर उसे हम बोलते हैं क्या? शिखर, क्लिफ, टीला, दर्रा या पठार। तो दो पहाड़ों के बीच में जो प्लेस होता है, जगह होती है पतली सी, उसे हम क्या बोलते हैं? पास, यानी उसे हम बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। जो पहाड़ों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिखर। उसे हम क्या बोलते हैं? शिखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्रा बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा। पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाले सकरे और प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा, यानी पास। अब देखिए यहाँ पर
अगर दर्रे की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट हमें दर्रे याद रखना है। कहाँ? उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे। अब देखिए उत्तराखंड के दर्रे के लिए हमें क्या याद रखना है ट्रिक? हेमा मालिनी उतरी दर्रे में, हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। तो अब देखिए माँ से आपको याद रखना है माना दर्रा, ला से याद रखना है लिपुलेख दर्रा, ली से आपको क्या याद रखना है? लिपुलेख दर्रा, नी से याद रखना है आपको नीति दर्रा। माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की, तो अरुणाचल प्रदेश की दर्रे की बात करेंगे तो हमें ट्रिक याद रखना है, अरुण ने बीज बो दिया। तो अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। आप देखिए बो से क्या हो जाएगा? बोमडिला, बुमला, दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा। क्या हो जाएगा? यांगयाप दर्रा। ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं, सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्रा बोला जाता है। सिक्किम के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो भी याद रखना है, सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम का इंपॉर्टेंट दर्रा कौन सा है? सर नाथुला और जेलेपला। कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। ये सिक्किम के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। नाथुला ये बार बार पूछा गया है, कहाँ का है? सिक्किम। चलिए अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध असमिया त्योहार है? मतलब असम का त्योहार कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। रंगोली बिहू, मकर संक्रांति, उगादि और ओणम। अब यहां पर हम देखेंगे सर, अगर हम मकर संक्रांति की बात करेंगे कि उत्तर भारत में कब मनाया जाता है, तो सर ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। उगादि, जो उगादि फेस्टिवल है सर, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगर हम ओणम की बात करेंगे तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? सर केरल में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अब देखिए हमसे पूछा असम का त्योहार है, तो असम में क्या मनाया जाता है? तो असम का त्योहार कौन सा है? रंगोली बिहू। कौन सा है? रंगोली बिहू। अब असम के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्या है फेस्टिवल जिन्हें याद रखना है कि असम में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो देखिए असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। अब देखिए बहू से याद रखना है आपको बिहू। अब ये बिहू 4 प्रकार के होते हैं, भगोली बिहू, रंगोली बिहू। काले से याद रखना है कली, गोपाल से याद रखना है गोपाल, ग से याद रखना है गमच्छड़, और गई से याद रखना है तबला चुंगली। तो ये सारे के सारे कहाँ के हैं? असम के नृत्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, लिखना, बोलना और शरीर की भाषा कौशल है। राइटिंग, स्पीकिंग एंड बॉडी लैंग्वेज आर स्किल्स किसके साधन है? कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, स्कीम एंड इंटरपर्सनल। तो जो लिखना, बोलना और शरीर की भाषा है ये क्या है? कम्युनिकेशन के साधन है। जैसे हम लिख रहे हैं तो ये भी क्या है? किसी को लेटर लिख रहे हो भी कम्युनिकेशन है। हम बोल रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। चलिए, या फिर कुछ हम इशारे कर रहे हैं वो भी किसी को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो लिखना, बोलना और शरीर की भाषा संचार के प्रमुख साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 156, ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय whom? ब्रह्मोस मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अगर हम बात करें किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस के बीच विकसित किया गया है। किसके बीच? भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और रूस के बीच विकसित किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ब्रह्मोस, जिसका नाम भारत और रूस की ब्रह्मपुत्र और मास्को नदियों से लिया गया है। जो ब्रह्मोस नाम है ये भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्को नदियों से लिया गया है। ब्रह्मोस एक संयुक्त कार्यक्रम के तहत भारत और रूस द्वारा विकसित
किया गया। दुनिया का सबसे तेज और सबसे घातक क्या है? एक क्रूज मिसाइल है। क्या है? एक क्रूज मिसाइल है। कौन सा? ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो हमें पता है कि सर जनरली फसलें जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो सर खरीफ या तो रबी। अब आप बताइए इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? सर जो खरीफ की फसल है, जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है? तो सर जनरली ये जून जुलाई के मौसम में बोई जाती है और सर सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? काटी जाती है। जो खरीफ की फसल है वह सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। तो हमसे बोला है खरीफ की फसल। किसकी बोला है? खरीफ की फसल। सर गेहूं ये रबी की फसल है। गेहूं जो किसकी फसल है? रबी की। सरसों, सर ये भी किसकी फसल है? रबी की फसल है। गेहूं, सरसों, चना, ये सब किसकी फसलें हैं? रबी की। अभी देखिए मक्का, सर ये मक्का कब बोया जाता है? ये जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया गेट, सर ये इंडिया गेट कहां पर है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। बिल्कुल ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये सर पेंगोंग झील जो है, ये पेंगोंग झील लद्दाख में है। कहां पर है? पेंगोंग झील लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो यही क्या है? मैच नहीं कर रहा है। तो सर फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहे हैं? मैच। तो केवल 1 गलत है, केवल 2 गलत है, केवल 1 और 2 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। जो पेंगोंग झील है ये कहां है? लद्दाख में है। अब देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीयों की स्मृति में 1921 में इंडिया गेट, जिसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था, का निर्माण कराया था। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनाड में रखी थी। इसे एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था। किसने? लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था। किसका? इंडिया गेट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेंगोंग झील कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। यह भारत और चीन के बीच क्या है? विवादित है। भारत और चीन के बीच विवादित है। तो ये कहां पर है? इसका कुछ हिस्सा लद्दाख में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, 1024 बाइट बराबर है 1024 बाइट। अब देखिए, 1 टीबी 1 टेराबाइट, 1 जीबी 1 एमबी 1 केबी, 1024 बाइट। तो बाइट से क्या होता है? सर बाइट के बाद आएगा किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर हो जाएगा 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर हो जाएगा 1 गीगाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोबाइट। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 केबी यानी 1 किलो बाइट। अब देखिएगा, अब यहां पर जो आपके स्टोरेज से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन यहां पर कवर है। सर 1 निबल बराबर 4 बिट होता है। 1 निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। यही आपसे पूछा गया है कि 1024 बाइट किसके बराबर है? तो यह 1 किलो बाइट के बराबर है। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट के बराबर है। 1024 मेगाबाइट गीगाबाइट के बराबर है। फिर टेरा, फिर पेंटा, फिर एक्सा, फिर जेटा और यूटा। अब यहां पर देखिएगा, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। क्या है? बिट। यहां देखिए 1 निबल बराबर 4 बिट, मतलब सबसे छोटा क्या है?
बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 और 1 है। जो 0 और 1 है इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। 0 और 1 को क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1024 बाइट बराबर 1 KB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, क्वेश्चन नंबर 160, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, अगर हम बात करें डूरंड कप, तो फीफा, डूरंड, सुब्रतो मर्डेका, संतोष ट्रॉफी, इन सभी खेल का संबंध किससे है? तो इन सभी खेल का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। और फुटबॉल के सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है? तो रोनाल्डो। कौन है? रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मुरलिंगला दर्रा और चिलेपला। अब देखिए, लिपुलेख और नीति, जो लिपुलेख दर्रा है और नीति दर्रा, ये दोनों कहाँ है? सर ये दोनों उत्तराखंड के दर्रे हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं लिपुलेख और नीति। सर जेलेपला की बात करेंगे तो ये कहाँ का है? सर ये सिक्किम का है। कहाँ पर है? सिक्किम का है। अब देखिए, जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री हैं वो किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो सर ये उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है ये यहां से होकर गुजरते हैं। कहां से? लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री हैं वो लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव बीचेस? भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है? 6, 9, 8 और 11। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? सबसे ज्यादा किस राज्य की समुद्री सीमा लगती है? सबसे ज्यादा समुद्री सीमा। नेक्स्ट, अब इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। पहला है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप दैट कैन बी बिटवीन 2 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? यानी जो हमारा विधान मंडल है या विधान सभा है उनके 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना गैप होना चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना? तो जो विधान मंडल या विधानसभा है उनके 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, यानी उन्हें 1 वर्ष में 2 सेशन बुलाना ही चाहिए। तो मैक्सिमम गैप कितने का हो सकता है? 6 मंथ का हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। विधानसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भांति अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के संबंध में उपबंध है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी राज्य में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 400 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य क्या है? अपवाद है। जैसे गोवा में विधानसभा की 40 सीट है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में कितनी है? 40। लेकिन जनरली 500 से अधिक और 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अपवाद में कौन से हैं? गोवा, मिजोरम और सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 166। पृथ्वी के किस विशेष स्थान पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं? एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल? प्राइम मेरिडियन, पोल, कहीं भी नहीं, नन, और भूमध्य रेखा। तो देखिए, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। उसे क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। और यह सर, इक्विनॉक्स की घटना कहाँ होती है? तो ये भूमध्य रेखा में होती है। कहां पर होती है? इक्वेटर में। कहां पर होती है? इक्वेटर में, यानी भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट 167। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड? मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 168। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल है दोस्तों, जो पेंसिल की लीड होती है वो किसकी बनी हुई होती है? चारकोल, फास्फोरस, सिलिकॉन और ग्रेफाइट। जो पेंसिल की लीड है वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट दोस्तों ये क्या है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन? ग्रेफाइट। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सर सिलिकॉन की क्या बनी होती है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और इसकी चिप बनी होती है। सिलिकॉन की क्या बनती है? चिप। अगर बात करें सर लाल फास्फोरस, जो हमारा माचिस की तीली होती है उसमें फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस। कौन सा? रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है माचिस की तीली में। किसमें किया जाता है? माचिस की तीली में। जो मैच बॉक्स होता है उसमें फास्फोरस ही होता है। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। सर चारकोल ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। कार्बन का अपरूप है कौन सा? चारकोल। कार्बन का अपरूप है चारकोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन की चिप बनी हुई होती है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में किया जाता है। अब देखिए फास्फोरस कितने? तो सर 4 प्रकार के फास्फोरस होते हैं। फास्फोरस की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी। सर ये क्या होता है? ये टेट्रा एटॉमिक होता है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होता है P4। नेक्स्ट 169। हाल ही में सुर्खियों में रहा कंबाला किस राज्य के एक पारंपरिक खेल में है? आपको बताना है कि जो कंबाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसे हम क्या बोलते हैं? जल्लीकट्टू। क्या बोलते हैं तमिलनाडु का? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये कहां का है? तमिलनाडु का। बार बार एग्जाम में पूछा गया। अगर केरल की बात करेंगे तो कौन सा है? ओणम। कौन सा है? ओणम। चलिए, तो ये जो कंबाला है वो किस राज्य का है? तो सर ये कर्नाटक का है। कंबाला कहां का है? सर कंबाला कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक खेल है। चलिए, कंबाला दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है। क्या है? भैंसा दौड़। इसमें क्या किया जाता है? भैंस को दौड़ाया जाता है। अब देखिए जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कलारीपट्टू केरल का एक प्रमुख मार्शल आर्ट है। जो कलारीपट्टू है तो यहाँ ओणम भी है और एक रख दीजिए कलारीपट्टू। कौन सा? कलारीपट्टू केरल का क्या है? एक मार्शल आर्ट है। कौन सा? कलारीपट्टू। आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जो हमारा उगादी महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट 170। बंगाल विभाजन कब हुआ? When did बंगाल पार्टीशन हैपन? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 5 फरवरी 1950, 6 जून 1905। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन का आंसर हमने सेकंड क्लास में ही बताया था। देखिए क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स। तो हमने उस समय बताया था जो हमारा त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा, वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, सर अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यहां पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश को प्राचीन यानी पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सर नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, यानी इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 173। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो सर संविधान सभा के पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? वो बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर, कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके 2 दिन बाद किसको बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 174। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरीज। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सर वर्तमान में अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सर नागालैंड एक राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है, दादर और नागर हवेली। तो सर यही क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरीज नहीं है, क्योंकि नागालैंड तो एक क्या है? राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 175। सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो पहला ऑप्शन है ढाका, दूसरा नई दिल्ली, कोलंबो और काठमांडू। अब देखिए दो चीजें हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है सर सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क का जो मुख्यालय है यानी इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सार्क का हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? सर ये नेपाल की राजधानी कहां है? इधर देखिए नेपाल के काठमांडू में है। कहां पर है? सर ये काठमांडू में है। लेकिन इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ? तो इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश के कहां हुआ था? ढाका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो ढाका में हुआ था। कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। The first Indian to deliver a speech in Hindi before the United Nations General Assembly was। संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई। तो जो जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इनमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए नेक्स्ट 177। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो आपको बताना है 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। विच सत्याग्रह टुक प्लेस इन नागपुर। नमक सत्याग्रह। सर नमक सत्याग्रह यानी 1930 में हुआ था, ये साबरमती में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह। तो 1923 में नागपुर में सर क्या हुआ था? तो ये हुआ था झंडा सत्याग्रह। क्या हुआ था? झंडा सत्याग्रह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें रॉलेट एक्ट की तो ये 1919 में हुआ। इसे बिना अपील
बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता था, क्योंकि रोलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। नागपुर झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 1923 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुई थी। यह असहयोग आंदोलन के बाद हुए सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक था। अब देखिए 7 दिसंबर को, कब? 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो कब 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। सर असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। सर होम रूल आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से है। किससे है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। किसने किया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से है। इन्होंने 1916 में इसकी शुरुआत असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। होम रूल लीग आंदोलन का संबंध एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से है। बाल गंगाधर तिलक की 2 प्रमुख पत्रिका रही है, केसरी और मराठा। क्या रही है? केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी और मराठा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो अब देखिए किसकी बात कर रहा है? इमली की और केले की। तो इमली में होता है कौन सा? सर इमली में होता है टार्टरिक एसिड। इमली में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर एसिटिक एसिड कहाँ होता है? तो सर ये सिरके में होता है। किसमें होता है? सिरके में होता है एसिटिक एसिड। जो हमारा विनेगर होता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। सर सिट्रिक एसिड ये किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सर जो हमारा मिल्क होता है, दूध, दही, इनमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दूध और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए जैसे आपको जो हमारी मधुमक्खी होती है, अगर वो आपको काट लेती है तो आपको जलन महसूस होता है। वहां पर क्या हो जाता है? सर वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि मछली के डंक में होता है फार्मिक एसिड। क्या होता है? फार्मिक एसिड। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग बताइए गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हमारा व्हीट होता है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 180। चेक है। द चेक इज लेटर ऑफ कमिटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंजेस, बोथ ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चेक क्या है? चेक क्या है? सर चेक है एक्सचेंजों का बिल, बिल ऑफ एक्सचेंजेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम टॉप मोस्ट 30 आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।